योगी आदित्यनाथ उनको कहते हैं कि आप अपनी चिंता कीजिए, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बारे में मत सोचिए। ये मुद्दों से डाइवर्जन करने का ये सब तरीका होता है। जब आप फेल हो जाते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी को स्वीकार नहीं करते, सरकार आपकी चल रही है तो बताएंगे कौन? तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, किसकी प्रशासन है, किसकी सरकार चल रही है? तो निश्चित रूप से इस देश में जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। इसका आने वाले समय में जनता बदला लेगी। मोदी जी चुप बैठे, मोदी जी के बस में नहीं है देश चलाना, रिजाइन दिलवा दो। इसलिए पढ़े लिखे लोगों की, एजुकेटेड लोगों की खास कर जिम्मेदारी बनती है कि वह पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। अब मौजूदा व्यवस्था में जो बुलडोजर व्यवस्था चल रही है, चाहे प्रॉपर्टी अटैचमेंट की चल रही है, कार्रवाई हो चुकी होती। राम मंदिर पे सबसे ज़्यादा अगर कोई बोल रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, अखिलेश यादव हैं। राम मंदिर से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी सबसे बड़ा कोई मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मेन एजेंडा था वो राम मंदिर, इतनी बड़ी चोरी का पकड़ा जाना, ऐसा लगता है कि जानबूझकर इसमें लापरवाही बरती गई है और इसकी सांठगांठ ऊपर तक है। और जिस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है और जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। कम पढ़े लिखे लोग या ऐसे लोग शासन करेंगे जो आज मौजूदा स्थिति इस देश में हो गई है। एक लाइन है कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो। ये शेर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल वही देखना है, वही बोलना है जो आपको दिखाया जाए, जो बुलाया जाए। खैर, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए जज मनोज कुमार जी हैं, जो नगीना से लोकसभा के प्रतिनिधि रह चुके हैं और सपा से एक कदावर नेता हैं और जुडिशरी को छोड़कर न्याय यहाँ पे राजनीतिक में अपना सफर की शुरुआत करते हैं। देश के हालात पे बातचीत करेंगे, न्यायपालिका पे बातचीत करेंगे, नीट पे बातचीत करेंगे और उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर चंदा चोरी चल रहा है, चंदा चोरी पर शोर मचा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। मनोज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत से आपने अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल यह है कि जुडिशियरी को छोड़ना, क्योंकि मैं पढ़ रहा था तो आपकी बैकग्राउंड के बारे में मैंने पढ़ा, कोई भी फैमिली में पॉलिटिकल नहीं है और आप इतना बड़ा जोखिम ले लेते हैं, जुडिशियरी को छोड़ देते हैं। आप 29 साल के एज में आप जुडिशियरी क्वालिफाई कर लेते हैं। नहीं, हम लोग 25 साल की उम्र में जुडिशियल सर्विसेज को क्वालिफाई किए और पॉलिटिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रत्येक व्यक्ति अफेक्टेड है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों की, एजुकेटेड लोगों की खास कर जिम्मेदारी बनती है कि वह पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, नहीं तो आपके ऊपर कम पढ़े लिखे लोग या ऐसे लोग शासन करेंगे जो आज मौजूदा स्थिति इस देश में हो गई है। राम मंदिर से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी सबसे बड़ा कोई मुद्दा है, राम मंदिर चंदा चोरी का है। कुछ लोग कह रहे हैं चंदा चोरी हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लोग तो ना ही बोले जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। देखिए, चोरी अपने आप में एक अपराध है और ये किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। और धार्मिक जगहों पे चूँकि हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी होती है और भारतीय जनता पार्टी का जो मेन एजेंडा था वो राम मंदिर को ही लेकर था। और विगत वर्षों में इन लोगों ने सफलता पाई, न्यायालय के जरिए अयोध्या मंदिर बन पाया और तमाम तरह से इस देश में एक बड़ा बदलाव आया। उस बदलाव का हिस्सा बना राम मंदिर। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। उसके बाद जहां सीसीटीवी कैमरा है, जहां अकाउंट्स आजकल इंटरनेट पे है, डिजिटल है, सारी एक एक मिनट की अकाउंटेबिलिटी है, उसके बावजूद इतनी बड़ी चोरी का पकड़ा जाना, ऐसा लगता है कि जानबूझकर इसमें लापरवाही बरती गई है और इसकी सांठगांठ ऊपर तक है। जो दिखाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, नेशनल मीडिया के माध्यम से और पत्रकार और लोगों की जो राय बन रही है, इस तरह के जगहों पे चोरी सामान्य नहीं हो सकती। वो एक सिंडिकेट के रूप में काम करता है, क्योंकि इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का रोल नहीं होता, न ही किसी दूसरे विपक्षी राजनीतिक दल का होता है।
और किसी भी राजनीतिक दल का नहीं हो सकता। उसका अपना एक कंपाउंड है, अपना एक सिस्टम है, उसकी एक अकाउंटिंग है। जो दान मिलते हैं, जो उनको डोनेशंस मिलते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। और जिस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है और जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। कुछ वर्तमान में जो लोग हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पुलिस कमिश्नर तक को सौंपे हैं, जिसके बाद अगर यही एक्टिविटी या यही अपराध अगर किसी दूसरे मामले में रहता तो अभी तक बहुत बड़े-बड़े लोग पकड़े जाते। और जो इस समय मौजूदा व्यवस्था में जो बुलडोज़र व्यवस्था चल रही है, चाहे प्रॉपर्टी अटैचमेंट की चल रही है, कार्रवाई हो चुकी होती। आप राम मंदिर पे सबसे ज़्यादा अगर कोई बोल रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव हैं। शुरुआत भी वहीं करते हैं चोरी को लेकर। योगी आदित्यनाथ उनको कहते हैं कि आप अपनी चिंता कीजिए, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बारे में मत सोचिए। देखिए, मुद्दों से डाइवर्जन करने का ये सब तरीका होता है। जब आप फेल हो जाते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी को स्वीकार नहीं करते, सरकार आपकी चल रही है, तो बताएंगे कौन? जिम्मेदारी कौन लेगा? जनता ने आपको इसलिए चुना है कि आप इस तरह के भाषण दें या इसी तरह की बातों से जनता को गुमराह करें। चोरी आपके राज्य में हो रही है और वो अयोध्या गोरखपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, लखनऊ और गोरखपुर के बीच में है। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? किसकी प्रशासन है? किसकी सरकार चल रही है? तो ये कहने से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है। जनता सब कुछ समझ रही है और इसमें बड़े लोगों का चूँकि इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें छोटे-छोटे लोगों को फँसाने की पूरी कोशिश चल रही है। बड़े लोग कौन हैं? अनिल बड़े मिश्रा और हाँ, हाँ, पंकज राय तमाम जैसे लोग जो इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं। जब इतना बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक आया और देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इस जजमेंट के बाद, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा तक होती है। कुछ वहाँ के लोकसभा के सांसद सदस्य को नहीं बुलाया जाता है प्राण प्रतिष्ठा के दिन पे। समाजवादी पार्टी के जो हम लोग के वरिष्ठ नेता हैं, कई दलों के लोगों को नहीं बुलाया जाता है और एक नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट किया जाता है उस जगह पे। प्रधानमंत्री जी और तमाम बातें लंबी चौड़ी बताई जाती हैं, ड्रोन वाली बातें बताई जाती हैं, सीसीटीवी कैमरा की बात बताई जाती है। तो निश्चित रूप से इस देश में जनता के साथ विश्वासघात किया गया है, जिसका आने वाले समय में जनता बदला लेगी। आप कह रहे हैं विश्वासघात किया गया है। वो लोग कह रहे हैं कि जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले तो सवाल ना पूछे तो अच्छा रहेगा। देखिए, जो ये इस तरह का मैं बता रहा हूँ ना, ये मूल मुद्दों से डाइवर्जन किया जाता है। इसी तरीके के मामलों को लेकर चोरी से किसी पास्ट के घटना को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते और चोरी की जो अकाउंटेबिलिटी है, आपको जनता के बीच में बताना चाहिए कि प्रत्येक दिन जनता के इतने दान आए हैं, डोनेशन आए हैं, तमाम उसके माध्यम बताने चाहिए। दिक्कत क्या है? जब एजेंसीज़ आपके पास मौजूद हैं, कार्यप्रणाली मौजूद है, तो आप वहाँ पे उसको अकाउंटेबिलिटी लीजिए और बताइए कि इतने चंदा आए और इतनी हमारे यहाँ से चोरी हुई है। इस बताने का डर किसका है? और इस तरह की बातों को करके डाइवर्जन दे रहे हैं लोग। क्योंकि एसआईटी की जो जांच हो रही है और एफआईआर दर्ज तो अब कर लिए गए हैं, 8 लोगों को नामजद भी किया गया है, बुलडोजर एक्शन की भी सुनने में आ रही है कि अब कार्रवाई होगी। तो इससे आप लोग संतुष्ट हैं या कुछ और मांग है? देखिए, जनता के बीच में सुशासन और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो आती है अकाउंटेबिलिटी से। अगर आप अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपका फेल्योर माना जाता है। और जो आपका ये कहना कि जनता उससे संतुष्ट हो जाएगी या नहीं होगी, आप ट्रांसपेरेंट तरीके से सारे एविडेंसेस को ले आइए। पुलिस कमिश्नर तक को दूसरे दल के नेता जाके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहे हैं, पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या उनके एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा रहा है या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जा रहा है या एसआईटी उसको एविडेंस के रूप में ले रही है? ये सब सोचने का विषय है, लेकिन इसमें बड़े लोगों को निश्चित रूप से बचाया जा रहा है। बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। निश्चित रूप से। चुनाव है 2027 में, ये चंदा चोरी का मामला कितना इफेक्ट डाल सकता है? बहुत इफेक्ट डालेगा, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और ये तो डंका पीटते रहते हैं, धर्म के आधार पे ही राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं लोग इस देश में। तो इनको तो अकाउंटेबल होना चाहिए और चूँकि जनता का उसमें अटूट विश्वास रहा है, तमाम नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हुए उस दिन और उसका एक अलग तरह की अयोध्या में एक नई संस्कृति को स्थापित की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई। जनता आस्था पे टिकी हुई, जो लोग मानते हैं, जिनकी मान्यता हो, उनको काफ़ी ठेस पहुंचा है कि यही लोग हैं जो राम का नाम लेकर सबसे ज़्यादा वोट मांगे हैं घर घर जाकर, और आज उन्हीं के घर में चोरी हो रही है।
योगी आदित्यनाथ का अब अलग तेवर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वही ध्रुवीकरण वाली राजनीति, हिंदू मुस्लिम के एजेंडे वाली बात। तो क्या वो चंदा चोरी छुपाने के लिए चुनाव में एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश है? कोशिश उनकी विफल है, इसीलिए वो धार्मिक मामलों को ले आते हैं लोग। जब शासन मूल मुद्दे जैसे शिक्षा है, बेरोजगारी है, सुरक्षा है, जो दलित एट्रोसिटी है, फीमेल एट्रोसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल आपके पास कुछ है नहीं, कुछ बताने को आपको है नहीं, तो जो चालाक शासक होता है वो इसी तरीके के धार्मिक मामलों को जनता के बीच में ले आता है। सबसे पहले विफलता की निशानी होती है कि आप अपने जनता के बीच में धार्मिक मामलों को ले आते हो। आपको बताना चाहिए कि आपने किया क्या इतने दिन तक, कितने स्कूल खोले, कितने लोगों को स्कॉलरशिप दिए, कितने लोगों की सुरक्षा दिए हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, कितनी जीडीपी बढ़ी है, कितने किसानों को लाभ पहुंचा है, छात्र छात्राओं को क्या दिया आपने, कितने बेरोजगारों को नौकरी दी, कितने शिक्षकों को नौकरी दी। बीमार यूपी कहा जाता था पहले, योगी आदित्यनाथ कहते हैं। अब चल के देखिए खुशहाल यूपी। अब ये आईसीयू में चली गई है। जो यूपी की जो मेन देखेंगे, ये एक प्रोपागेंडा रचते हैं, नैरेटिव और इस तरह की क्रोनोलॉजी सेट करते हैं। तो जनता समझ चुकी है इतने सालों में कि धर्म के मामले को लेके, जाति को मामलों को लेकर लोगों को गुमराह या डेविएट करने के लिए इस तरह के मामलों को ये लोग बार बार उछालते हैं। इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है, ये तो सब देख रहे हैं, क्योंकि जो राम की आस्था के बुनियाद पे सरकार बनाए थे, आज उसी में घिर गए हैं। हम आते हैं थोड़ा सा, आप जहाँ से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, वो क्योंकि एक सबकी आइडेंटिटी होती है अपनी। मायावती की तरफ थोड़ा सा, मायावती का एक वर्चस्व रहता है यूपी की सियासत में, दलित हो, मुस्लिम हो, उनकी तरफ आज की निगाह से देखते हैं। लेकिन वही मायावती आज खामोश हैं। आप उस खामोशी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो इस देश की सम्मानित नेता हैं। हम लोग तो उनको बहन जी और मायावती जी कहते हैं, और एक बहुत बड़ी आबादी की आवाज़ रही हैं। लेकिन आज की स्थिति में वो आवाज़ कहीं ना कहीं गुम हो गई है। तमाम कारण उसके हैं जो पब्लिक के बीच में आती हैं चीज़ें। दलित समाज बहुत तेज़ी से बिखरता नज़र आया है, और वो समाजवादी पार्टी से, चूँकि सामाजिक न्याय पर आधारित जो दल है उत्तर प्रदेश में, वो इस समय समाजवादी पार्टी के साथ चल रहा है। दलित समाज का बहुत बड़ा तबका 2024 के इलेक्शन में भी पार्टी के साथ था, इंडिया अलायंस के साथ था, जिससे कि काफ़ी जनाधार बढ़ा, और 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीट कांग्रेस पार्टी जीत आई, और कुछ सीट जीतते जीतते रह गई। प्रशासन ने ज़बरदस्ती उसको हराने की कोशिश की। तो जो वोट बैंक है, अगर वोट बैंक के जाति के हिसाब से लेंगे तो शेड्यूल कास्ट में जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, जो सर्विस क्लास वाले लोग हैं, और इसको प्रचार प्रसार नीचे तक जा रहा है कि अगर संविधान बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय वाली पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश यादव जी की, और उसमें उस दल में विश्वास करने वाले लोगों में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जो लोग बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे कि संविधान विरोधियों को मुकाबला किया जा सके।